नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 13 अप्रैल, दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। राज्य के 11 जिलों के अल्पसंख्यक छात्रावासों में मिलेगा मुफ्त कौशल कोर्स। छात्रों को मिलेंगे रोजगार के अवसर। सिर्फ निबंधन व परीक्षा शुल्क देंगे छात्र। बंदोबस्त पदाधिकारियों को भूमि सर्वेक्षण कार्य जल्द पूरा करने का निर्देश। संजय सरावगी ने 20 जिलों में धीमी प्रगति पर जताई चिंता। लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई। 1 से 10 जून तक राजगीर में होगा महिला कबड्डी विश्व कप का आयोजन। समझौता ज्ञापन पर हुआ हस्ताक्षर। भारत समेत 14 देशों की टीमें होंगी शामिल। आंधी और असमय वर्षा से हुई फसलों की क्षति का आकलन करे पदाधिकारी। उप मुख्यमंत्री ने जारी किया निर्देश। क्षति प्रतिवेदन मिलते ही किसानों को शीघ्र मिलेगी सहायता। पटना मेट्रो को लेकर बड़ा अपडेट आया सामने। पहले चरण में 3 कोच वाली मेट्रो ट्रेन का होगा परिचालन। कुल 250 यात्रियों के सफर की होगी सुविधा। डिजिटल पहचान से किसानों को मिलेगा योजनाओं का सीधा लाभ। राज्य के विभिन्न अंचलों में शुरू होगी फार्मर रजिस्ट्री। कृषि विभाग ने 1000 से ज्यादा राजस्व गांव का किया चयन। आईपीएल डबल हेडर, रोमांचक मुकाबलों की तैयारियां हुई पूरी। पहले राजस्थान बनाम आरसीबी, फिर दिल्ली भिड़ेगी मुंबई से। जयपुर और दिल्ली में होगा सुपर संडे धमाका। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आरआरबी एएलपी भर्ती 2025 के लिए आवेदन हुए शुरू। आरआरबी एएलपी भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन 12 अप्रैल से 11 मई तक किए जा सकते हैं। इस बार 9,970 पदों पर भर्ती निकाली गई है। पात्रता में 10वीं प्लस आईटीआई या 3 वर्षीय डिप्लोमा डिग्री मांगी गई है। आयु सीमा 18 से 30 वर्ष है। ओबीसी को 3 वर्ष, एससी एसटी को 5 वर्ष की छूट मिलेगी। आंखों की रोशनी बिना चश्मे के 6/6 होनी चाहिए। चयन प्रक्रिया में फर्स्ट स्टेज सीबीटी, सेकेंड स्टेज सीबीटी, एप्टीट्यूड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट शामिल है। सीबीटी में नेगेटिव मार्किंग भी होगी। आवेदन शुल्क 500 रुपए जो कि 400 रुपए वापस होंगे और आरक्षित वर्ग के लिए 250 रुपए जो कि पूरे वापस होंगे। इस बार अतिरिक्त आयु छूट नहीं दी गई है जो कि पिछले साल दी गई थी। बाल हृदय योजना के लिए जाने पात्रता और आवश्यक दस्तावेज। बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही हृदय योजना के तहत 18 वर्ष तक के बच्चों के हृदय में छेद का निःशुल्क इलाज किया जाएगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए बच्चों का बिहार से होना और 18 वर्ष या उससे कम होना जरूरी है। इसके साथ साथ सिर्फ उन बच्चों को ही लाभ मिलेगा जिनके हृदय में जन्म से ही छेद हो। अगर जरूरी दस्तावेजों की बात करें तो इसके लिए बिहार का निवास प्रमाण पत्र, चिकित्सा प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बच्चे का पासपोर्ट साइज फोटो, आयु प्रमाण पत्र और मोबाइल नंबर जमा करना अनिवार्य है। इस योजना का लाभ लेने के लिए माता पिता को बच्चे की जांच पूरी होने के बाद अगर उसे सर्जरी की जरूरत है तो उन्हें सर्जरी के लिए अस्पताल चिन्हित कर सूचना दी जाएगी या फिर रेफर कर दिया जाएगा, जिसके बाद बच्चे के माता पिता उस अस्पताल में जाकर बच्चे का इलाज करवा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप टोल फ्री नंबर 104 पर कॉल कर सकते हैं। राज्य में स्वघोषणा पत्र जमा करने के लिए बस 3 दिन बाकी। बिहार सरकार ने 1 अप्रैल को जमीन मालिकों के लिए राहत की घोषणा की है, जब उसने स्वघोषणा पत्र जमा करने की आखिरी तारीख 31 मार्च से बढ़ाकर 15 अप्रैल कर दी थी। यह कदम उन जिलों के लिए उठाया गया है जहां प्रक्रिया धीमी रही और बड़ी संख्या में लोग समय पर स्वघोषणा पत्र नहीं भर पाए थे। बिहार में भूमि सर्वेक्षण के तहत सभी जमीन मालिकों को अपनी जमीन की जानकारी सरकार को उपलब्ध करानी होती है, जिसके लिए स्वघोषणा पत्र अनिवार्य है। इस फॉर्म में भूमि स्वामित्व सीमाएं और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां दर्ज की जाती हैं, जिससे भूमि विवादों को कम करने और जानकारी को डिजिटल रूप से सुरक्षित करने में मदद मिलती है। अब 15 अप्रैल तक सभी जमीन मालिकों को अपनी स्वघोषणा पत्र भरने का अतिरिक्त मौका मिला है। राज्य के 11 जिलों के अल्पसंख्यक छात्रावासों में मिलेगा मुफ्त कौशल कोर्स। राज्य के 11 जिलों के अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावासों में डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर कोर्स निःशुल्क शुरू किया जाएगा, जिससे छात्र छात्राओं को कौशल विकास और रोजगार के अवसर मिलेंगे। मौलाना मजहरूल हक विश्वविद्यालय से डीसीए कोर्स भी निःशुल्क कराया जाएगा। केवल निबंधन व परीक्षा शुल्क लिया जाएगा। मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना के तहत हर जिले में अल्पसंख्यकों के लिए अलग कौशल विकास केंद्र भी खोले जाएंगे। वहीं राज्य के 31,207 मध्य विद्यालयों में शिक्षकों के मानक की समीक्षा होगी। शिक्षा विभाग ने हर विद्यालय में कम से कम 9 शिक्षकों की व्यवस्था का निर्देश दिया है। जिला शिक्षा अधिकारियों से शिक्षकों की संख्या और कक्षाओं की उपलब्धता के अनुसार रिपोर्ट ई शिक्षा कोश पोर्टल पर अपलोड करने को कहा गया है। हर शिक्षक के लिए एक कक्षा का होना आवश्यक बताया गया है। बंदोबस्त पदाधिकारियों को भूमि सर्वेक्षण कार्य जल्द पूरा करने का निर्देश।
राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम की समीक्षा बैठक की, जिसमें 20 जिलों के 5,657 गांवों में धीमी प्रगति पर चिंता जताई गई। सभी बंदोबस्त पदाधिकारियों को प्रथम चरण के सर्वेक्षण कार्य को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया गया है। मंत्री ने प्रत्येक जिले के अधिकारियों से कार्यों की समीक्षा कर सहमति से लक्ष्य तय किया। उन्होंने सर्वेक्षण शिविरों का नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करने और रैयतों की समस्याओं को दूर करने पर जोर दिया। द्वितीय चरण में पूर्वी व पश्चिमी चंपारण में स्वघोषणा व वंशावली की धीमी प्रगति पर असंतोष जताते हुए जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए। मंत्री ने रैयतों को जागरूक करने को आवश्यक बताया और किसी भी कर्मचारी के विरुद्ध गंभीर शिकायत पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। बिहार पर्यटन में बात होगी बिहार संग्रहालय की। बिहार संग्रहालय जो कि पटना में स्थित है, एक प्रमुख दर्शनीय स्थल है जो भारत की समृद्ध इतिहास और संस्कृति को संजो कर रखता है। इसका आंतरिक बनावट बेहद आकर्षक और सराहनीय है। संग्रहालय का परिसर साफ सुथरा है और यहाँ प्रदर्शित हर मूर्ति अपने गौरवशाली अतीत की कहानी कहती है। सुबह 10:30 बजे से शाम 5 बजे तक खुलने वाला यह संग्रहालय दोस्तों और परिवारों के साथ घूमने के लिए उत्तम स्थान है। यहाँ कई खंड है जिनमें बच्चों के लिए बनावटी वन्य जीव वाला भाग सबसे लोकप्रिय है। बिहार संग्रहालय न केवल ज्ञानवर्धक है बल्कि एक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में भी जाना जाता है। 1 से 10 जून तक राजगीर में होगा महिला कबड्डी विश्व कप का आयोजन। बिहार में दूसरी बार महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन 1 से 10 जून तक राजगीर के राज्य खेल अकादमी में होगा। इस संबंध में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के बीच हुआ। इसमें भारत समेत 14 देशों की टीमें भाग लेंगी। मैच देखना मुफ्त होगा, लेकिन पास के लिए ऑनलाइन पंजीकरण जरूरी होगा। आयोजन में खिलाड़ियों की सुविधाओं की संपूर्ण व्यवस्था बिहार सरकार करेगी। कार्यक्रम में भारतीय टीम की कप्तान सोनाली विष्णु और उप कप्तान पुष्पा राणा भी मौजूद रही। इसके साथ ही ये प्रस्ताव भी रखा गया कि भारतीय टीम का प्रशिक्षण शिविर राजगीर में ही लगाया जाएगा। खेल अधिकारियों ने बिहार की खेल प्रगति की सराहना की और हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। यह आयोजन राज्य के लिए गर्व और गौरव का विषय है। फ्रिज की लीटर कैपेसिटी का जाने महत्व। जब हम रेफ्रिजरेटर की लीटर कैपेसिटी की बात करते हैं तो यह फ्रिज और फ्रीजर कंपार्टमेंट की स्टोरेज क्षमता को दर्शाता है। यह जानकारी हमें फ्रिज के आकार और हमारे स्टोरेज जरूरतों के हिसाब से सही मॉडल चुनने में मदद करती है। छोटे फ्रिज जो कि 150 से 250 लीटर सिंगल या फिर कपल के लिए, जबकि मीडियम साइज 250 से 350 लीटर छोटे परिवारों के लिए आदर्श होते हैं। बड़े परिवारों या ज्यादा स्टोरेज की जरूरत वालों के लिए 400 लीटर या उससे ज्यादा क्षमता सही रहती है। सही साइज चुनने से एनर्जी बचत और स्पेस की एफिशिएंसी भी सुनिश्चित होती है। इसके अलावा ग्रॉस और नेट कैपेसिटी की तुलना से यूजेबल स्पेस का पता चलता है, जिससे बेहतर निर्णय लिया जा सकता है। आंधी और असमय वर्षा से हुई फसलों की क्षति का आकलन करे पदाधिकारी। तेज हवा और भारी वर्षा से खेतों में खड़ी फसलें जैसे कि गेहूं, मूंग, उड़द, मक्का, केला, प्याज इत्यादि प्रभावित होने की आशंका है, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हो सकता है। उप मुख्यमंत्री ने सभी जिला अधिकारियों को फसल क्षति का भौतिक सत्यापन कर तत्काल आकलन करने का निर्देश दिया है। जिलों से क्षति प्रतिवेदन मिलते ही किसानों को शीघ्र सहायता दी जाएगी। कृषि पदाधिकारियों को भी प्रभावित क्षेत्रों का त्वरित सर्वेक्षण कर रिपोर्ट देने को कहा गया है। सरकार मुआवजा व अन्य सहायता देने के लिए भी तैयार है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार किसानों को हर संभव सहायता देगी। किसानों को नुकसान का उचित मुआवजा देना सरकार की प्राथमिकता है। पटना मेट्रो को लेकर बड़ा अपडेट आया सामने। पटना मेट्रो परियोजना के तहत पहले चरण में 3 कोच वाली मेट्रो ट्रेन चलाई जाएगी, जिसमें 150 यात्रियों के बैठने और कुल 250 यात्रियों के सफर की सुविधा होगी। मेट्रो कोच महाराष्ट्र से मंगवाए जा रहे हैं, जिनकी अनुमानित लागत 30 से 35 करोड़ रुपए है और ये अगले महीने पटना पहुंच सकते हैं। एक अन्य ट्रेन बेंगलुरु में बन रही है, जो पटना जंक्शन से दानापुर के बीच चलेगी। यदि खेमनी चक स्टेशन 15 अगस्त तक तैयार नहीं हुआ तो इसे बाईपास कर मेट्रो चलाई जाएगी। यह स्टेशन एलिवेटेड इंटरचेंज स्टेशन होगा। प्लेटफॉर्म की क्षमता 8 कोच तक की है, लेकिन शुरुआत में 3 कोच ही रहेंगे। स्पैन जोड़ने का काम बाईपास रोड, खेमनी चक और 0 माइल से पाटलिपुत्र टर्मिनल के बीच जारी है। इस परियोजना से जाम की समस्या में राहत मिलने की उम्मीद है। व्हाट्सएप में ऑटो डाउनलोड फीचर को कैसे करें बंद। व्हाट्सएप का ऑटो डाउनलोड फीचर फोन की स्टोरेज को भर सकता है। इसे बंद करने के लिए सबसे पहले व्हाट्सएप सेटिंग्स में जाएं और चैट ऑप्शन पर क्लिक करें। यहां सेव टू फोटोज को बंद करें और एंड्रॉइड में मीडिया विजिबिलिटी डिसेबल करें। इससे नए मीडिया फाइल्स गैलरी में सेव नहीं होंगे। पुराने मीडिया फाइल्स गैलरी में दिखते रहेंगे, जिन्हें आपको खुद डिलीट करना होगा। ग्रुप और चैट की मीडिया फाइल्स को सेव होने से रोकने के लिए चैट या ग्रुप को सिलेक्ट करें, फिर सेव टू फोटोज ऑप्शन पर जाएं और नेवर चुनें। इससे ग्रुप या चैट में आने वाली फाइल्स ऑटोमेटिकली सेव नहीं होंगी।
डिजिटल पहचान से किसानों को मिलेगा योजनाओं का सीधा लाभ। सरकार ने किसानों को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाने के लिए उनकी डिजिटल पहचान बनाने का कदम उठाया है। इसके तहत राज्य के विभिन्न अंचलों में फार्मर रजिस्ट्री शुरू की जाएगी। कृषि विभाग ने 1058 राजस्व ग्रामों का चयन किया है, जिनमें से 737 में प्रारंभिक प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। चयनित ग्रामों के कर्मचारियों को लॉगिन आईडी दी जाएगी और उन्हें फार्मर रजिस्ट्री कार्य के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। अंचल निरीक्षकों और अंचलाधिकारियों को नाम मिलान के आधार पर स्वीकृति या स्वीकृति के लिए लॉगिन आईडी प्राप्त होगा। यह पहल किसानों को योजनाओं का लाभ सीधे और पारदर्शी तरीके से पहुंचाने में मदद करेगी, जिससे कृषि क्षेत्र में सुधार होगा। 1200 करोड़ की लागत से ग्रामीण इलाकों में होगा सड़कों का निर्माण। ग्रामीण कार्य विभाग ने राज्य के ग्रामीण इलाकों में सड़कों के निर्माण के लिए 1214 करोड़ रुपए जारी किए हैं, जो मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना अवशेष के तहत खर्च होंगे। ये राशि 17 कार्य प्रमंडलों में बांटी गई है, जिसमें प्रमुख जिलों को आवंटन किया गया है। पूर्वी चंपारण के अरेराज कार्य प्रमंडल को 39 करोड़ 30 लाख, बांका कार्य प्रमंडल 1 को 28 करोड़ 76 लाख और कैमूर के मोहनिया कार्य प्रमंडल को 63 करोड़ 99 लाख मिले हैं। सड़कों के निर्माण में गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं। अगर जांच में किसी भी तरह की गड़बड़ी पाई गई तो ठेकेदारों या एजेंसियों को भुगतान नहीं किया जाएगा। लग्जरी होटलों में अब खाने पर लगेगा 18% तक जीएसटी। सरकार के नए नियम के अनुसार उन होटलों के रेस्टोरेंट जहां किसी कमरे का किराया 7,500 रुपए प्रतिदिन से अधिक है, अब वहां 18% तक जीएसटी वसूला जाएगा, जो पहले 5% तक था। ऐसे होटलों को निर्दिष्ट परिसर माना जाएगा और इन्हें इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी कि आईटीसी का लाभ मिलेगा। इससे मिड रेंज और बजट होटलों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, जहां अब भी भोजन पर 5% जीएसटी लागू रहेगा, लेकिन उन्हें आईटीसी का लाभ भी नहीं मिलेगा। ग्राहक अगर महंगे होटल में सिर्फ खाना खाते हैं तो उनके बिल में अब ज्यादा टैक्स लगेगा। नए होटल जो किराया बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें पहले से निर्दिष्ट परिसर घोषित करना होगा। इस बदलाव से रुकने की लागत नहीं बढ़ेगी, लेकिन महंगे होटलों में खाना महंगा हो जाएगा। अब मात्र 40 रुपए में करें पीने के पानी की जांच। पटना में लोक स्वास्थ्य संस्थान यानी कि पीएचआई ने जल जनित रोगों से बचाव के लिए मात्र 40 रुपए में पीने के पानी की जांच की सुविधा शुरू की है। शहरवासी बोरिंग, सरकारी सप्लाई या फिर आरओ के पानी की शुद्धता जांच पीएचआई पीएमसीएच के पास स्थित संस्थान में करा सकते हैं। रिपोर्ट 3 दिनों में मोबाइल पर मिल जाएगी और अशुद्धता मिलने पर विशेषज्ञ समाधान भी बताएंगे। जरूरतमंदों को डिसइंफेक्टेड बर्तन भी निःशुल्क दिए जाएंगे। पीएचआई में अत्याधुनिक प्रयोगशाला है और जल्द ही आर्सेनिक व लेड की भी जांच शुरू होगी। दूषित जल से हैजा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए और ई, डायरिया जैसे रोग हो सकते हैं, इसलिए समय पर जांच आवश्यक है। राज्य में हर घर नल जल योजना के तहत 115 जल जांच प्रयोगशालाएं कार्यरत हैं, जिनमें 15 NABL प्रमाणित हैं, जो 16 मानकों पर जांच करती है। जानिए आज कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों के दौरान राज्य के अधिकांश स्थानों के अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन की कोई संभावना नहीं है। वहीं न्यूनतम तापमान में बदलाव की कोई आशंका नहीं जताई गई है। 1 या 2 स्थानों पर हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा होने की संभावना है। राज्य के 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन और वज्रपात होने की भी संभावना जताई गई है। वहीं अगर बात करें आज के अधिकतम तापमान की, तो अधिकांश जिलों में 34 से 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री रहने की आशंका जताई गई है। जाने पायलट की ड्रेस में बने स्ट्राइप्स का मतलब। एयरप्लेन पायलट्स की यूनिफॉर्म पर कॉलर या फिर कंधे के पास मौजूद गोल्ड या सिल्वर स्ट्राइप्स उनकी रैंक और अनुभव को दर्शाते हैं। ये स्ट्राइप्स मुख्यतः उनके फ्लाइंग आवर्स पर आधारित होते हैं। प्रशिक्षण के दौरान अच्छे प्रदर्शन पर पायलट को सिल्वर स्ट्राइप्स मिलती है। कमर्शियल एयरलाइन में भर्ती के बाद पहली गोल्ड स्ट्राइप दी जाती है। 100 से 200 फ्लाइंग आवर्स पूरे करने पर दूसरी स्ट्राइप मिलती है, जबकि तीसरी स्ट्राइप के लिए 1000 से 1500 घंटे की उड़ान जरूरी होती है। चौथी और अंतिम स्ट्राइप, जो कि कैप्टन रैंक को दर्शाती है, 5000 फ्लाइंग आवर्स पूरे होने पर दी जाती है। इन स्ट्राइप से पायलट की योग्यता और जिम्मेदारियों का पता चलता है। स्कूल में गायब शिक्षक की जांच शुरू, मांगा गया स्पष्टीकरण। भागलपुर में शनिवार को जिला शिक्षा पदाधिकारी ने मोक्षदा इंटर बालिका विद्यालय का निरीक्षण किया, जिसमें सभी चीजें सही पाई गई। हालांकि उसी परिसर में चल रहे मोक्षदा बालिका प्राथमिक विद्यालय के एक शिक्षक लंबे समय से गायब है। शिक्षकों का कहना है कि वो मेडिकल लीव पर है, लेकिन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कोई मेडिकल लीव आवेदन नहीं आया है। इसके बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी ने गायब शिक्षक की खोजबीन शुरू कर दी और स्पष्टीकरण मांगा है, जिससे यह पता चल सके कि वो मेडिकल लीव पर है या फिर अन्य कोई कारण है। जिले में तीसरे दिन 38 स्कूलों का निरीक्षण किया गया और सभी निरीक्षण रिपोर्ट ई शिक्षा पोर्टल पर अपलोड की जा रही है। अदालत में भूल कर भी ना करें ये गलतियां।
अदालत में पेश होते समय गरिमा और अनुशासन बनाए रखना बेहद जरूरी है। जज के सामने बहस, बदतमीजी या चुनौती देना कोर्ट की अवमानना माना जाता है, जिससे जेल या जुर्माना हो सकता है। झूठी गवाही या फर्जी दस्तावेज परजूरी की श्रेणी में आता है, जिसकी सजा 7 साल तक हो सकती है। कोर्ट में जोर जोर से बोलना, जज की बात काटना या फिर किसी को धमकाना भी गंभीर अपराध माना जाता है। मोबाइल फोन का इस्तेमाल कोर्ट में वर्जित है। बजने पर जुर्माना और जब्ती हो सकती है। बिना अनुमति बोलना भी अनुचित माना जाता है और इससे मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अदालत में मर्यादा और नियमों का पालन करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। बिहार में शराबबंदी पर तेजस्वी यादव का वार। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार में शराबबंदी कानून की विफलताओं को उजागर किया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस कानून के जरिए अधिकारी काली कमाई कर रहे हैं और शराब का करीब 40,000 करोड़ का काला बाजार बन गया है। तेजस्वी ने बताया कि अब तक 3.86 करोड़ लीटर शराब जब्त हुई है, जिसमें अधिकांश विदेशी शराब है जो गरीब तबके के लिए नहीं हो सकती। उन्होंने पूछा कि यह शराब आखिर किसके लिए लाई जा रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि शराबबंदी के तहत दर्ज 9.36 लाख मुकदमों में 14.32 लाख लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिनमें 99% दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और आदिवासी समाज से हैं। उन्होंने पुलिस पर पक्षपात के आरोप भी लगाए। पीएम मोदी की मधुबनी रैली में ऐतिहासिक भीड़ जुटाने का लक्ष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को बिहार दौरे पर रहेंगे, जहां वे मधुबनी में रैली करेंगे और राष्ट्रीय पंचायत दिवस समारोह में भाग लेंगे। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए एनडीए नेताओं की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता शिवराज सिंह चौहान ने की। रैली में ऐतिहासिक भीड़ जुटाने का लक्ष्य रखा गया, जिसके लिए 10 जिलों में सांसद, विधायक प्रचार करेंगे। पीएम मोदी हेलीपैड से खुली जीप में सभा स्थल पहुंचेंगे। वे इस दौरान पंचायत से जुड़ी हजारों करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का लोकार्पण और बिहटा एयरपोर्ट का शिलान्यास भी संभावित है। इससे पहले भागलपुर रैली में पीएम ने पीएम किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त के तहत 22,000 करोड़ किसानों को ट्रांसफर किए थे, जिसमें बिहार के 76 लाख किसान शामिल थे। प्रशांत किशोर की रैली पर पप्पू यादव की तीखी प्रतिक्रिया। महागठबंधन में मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कटिहार में बयान दिया है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन में 40 लोग मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं और वो भी उनमें से एक है। तेजस्वी यादव पर टिप्पणी करने से बचते हुए पप्पू ने कहा कि कांग्रेस पहले से ही इस मुद्दे पर अपना पक्ष रख चुकी है और नेतृत्व ही ये तय करेगा। पप्पू यादव ने प्रशांत किशोर की रैली पर भी आलोचना की। पप्पू यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशांत किशोर भाजपा, मोदी या अमित शाह पर कभी नहीं बोलते, केवल लालू और नीतीश पर ही निशाना साधते हैं। उन्होंने प्रशांत किशोर की रैली को फ्लॉप बताते हुए ये दावा किया कि उसमें कोई भी बड़ी संख्या में शामिल नहीं हुआ और वो विज्ञापनों पर करोड़ों खर्च करते हैं। आईपीएल डबल हेडर, रोमांचक मुकाबलों की तैयारियां पूरी। आईपीएल 2025 में रविवार को डबल हेडर में पहला मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में 3:30 बजे खेला जाएगा। दोनों टीमें अब तक 5-5 मैच खेल चुकी हैं, जहां आरसीबी ने 3 और राजस्थान ने 2 मैच जीते हैं। जयपुर के पिच, बैट और बॉल दोनों को मदद देती है और टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी को प्राथमिकता देती है। दूसरा मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। दिल्ली की टीम शानदार फॉर्म में है और 4 में से सभी मुकाबले जीत चुकी है, जबकि मुंबई ने 5 में से सिर्फ 1 मैच ही जीता है। दिल्ली के पिच अब हाई स्कोरिंग मानी जाती है और टॉस जीतने वाली टीम यहां पहले बल्लेबाजी करना पसंद करेगी। यह मुकाबला शाम 7:30 बजे से होगा। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1699 में आज के ही दिन सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। आज के दिन 1796 में अमेरिका में पहला हाथी भारत से लाया जाया गया था। आज के दिन 2000 में लारा दत्ता मिस यूनिवर्स चुनी गई थी। आज के दिन 2005 में भारत के विश्वनाथन आनंद चौथी बार विश्व शतरंज चैंपियन बने थे। आज के दिन 2018 में मशहूर एक्ट्रेस श्रीदेवी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार व एक्टर विनोद खन्ना को दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया था। 1973 में आज के दिन फिल्म अभिनेता बलराज साहनी का निधन हुआ था। बिहारी बर्थडे स्पेशल में बात होगी सैयद एहतेशाम हसनैन की। सैयद एहतेशाम हसनैन एक भारतीय शिक्षाविद हैं। हसनैन ने अमेरिका के टेक्सास A&M विश्वविद्यालय में कई वर्ष अध्ययन और अनुसंधान में बिताए हैं, जिसके बाद वे 1987 में भारत लौटे और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी में स्टाफ साइंटिस्ट बने। फरवरी 1999 में उन्हें सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक्स का पहला निदेशक नियुक्त किया गया। उन्होंने 2005 से 2011 तक हैदराबाद विश्वविद्यालय के 7वें कुलपति के रूप में कार्य किया। इसके बाद 2 सितंबर 2016 को उन्होंने जामिया हमदर्द नई दिल्ली के
कुलपति का पद संभाला और 2021 तक इस भूमिका में बने रहे। इसके अतिरिक्त वो 2011 से 2018 तक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT दिल्ली में आमंत्रित प्रोफेसर रहे। वर्तमान में वो IIT दिल्ली में साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड SERB द्वारा नियुक्त पहले 5 राष्ट्रीय विज्ञान अध्यक्षों में से एक के रूप में कार्यरत है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस, दारोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया ये हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, बोधगया पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? A 1945, B 1956, C 1952 या फिर D 1960? इसका सही जवाब है B 1956। हमारा दूसरा सवाल है, इनमें से कौन बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है? A तपन सिंह, B राजेंद्र प्रसाद, C श्री कृष्ण सिंह या फिर D श्याम नंदन मिश्रा? इसका सही जवाब है C श्री कृष्ण सिंह। हमारा तीसरा सवाल है, पटना सचिवालय की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? A 1917, B 1925, C 1920 या फिर D 1930? इसका सही जवाब है A 1917। हमारा चौथा सवाल है, आगामी वेव्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां किया जाएगा? A मुंबई, B नई दिल्ली, C चंडीगढ़ या फिर D बेंगलुरु? इसका सही जवाब है A मुंबई। हमारा पांचवा सवाल है, नौसेना कमांडरों के द्विवार्षिक सम्मेलन का पहला संस्करण कहां संपन्न हुआ है? A नई दिल्ली, B कोलकाता, C शिलांग या फिर D चेन्नई? इसका सही जवाब है A नई दिल्ली। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है परवेज अंसारी, राजकुमार यादव, साधना यादव, विवेक कुमार, विकास कुमार, अमित कुमार, बीरेंद्र कुमार, रमन सिन्हा, पंचू कुमार, अमरजीत कुमार, राजीव कुमार, करमचंद पासवान, अमन कुमार, विजय घायल, मुकेश महतो, नागेंद्र कुमार, हिमांशु शर्मा, प्रमोद कुमार, श्रवण कुमार, राजीव कुमार, ललन पासवान, भरत प्रसाद, अशोक कुमार और पूनम कुमारी। इसके साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, इस मौसम में गर्मी से बचाव के लिए आप क्या क्या उपाय करते हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।